जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैं गौरव स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है एकदम। आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 100 क्वेश्चन। आपको इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम मॉक टेस्ट रीजनिंग से शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं 51 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जीके के बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले रीजनिंग करते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कागज को मोड़ना। ये आकृति दी गई है आपसे। आपसे ये आकृति दी गई है, आपसे पूछा गया है कि अगर इसे ऐसे मोड़ेंगे पहले तो क्या होगा। तो ये आकृति उल्टी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये ऐसी है, उल्टी हो जाएगी। ये दोनों एक ही साइड है तो ये तो होगा नहीं। ये भी एक साइड है, ये नहीं होगा। इसमें उल्टा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करा है, फिर ऊपर से नीचे को मोड़ना है। तो ऊपर को ले जाएंगे जब इन्हें, तो इसमें क्या होगा, ये आकृतियां पलट जाएंगी। नीचे छोटा है, ये क्या हो रहा है, ये सेम ही आ रही है। ऐसा भी नहीं होगा, उल्टे होकर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका इसमें राइट। इन्हें आप कागज पे बना के ऐसी आकृति और दो बार मोड़ के, एक बार पहले ऐसे मोड़ेंगे काट के कागज से और फिर ऐसे मोड़ेंगे, तो कागज पे भी आकृति आपको बनी हुई दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52। 52 में जो आपसे पूछा गया है उस पर आप ध्यान देंगे। आपको दिया गया है कि 17, 7, 16, 168 और 3, 28, 126। तो आप लोग देखेंगे 16 सत्ते 112 प्लस 16 का आधा गुना करा और साथ में 16 का आधा किया और साथ में गुना कर दिया। पहले तो एक बार डायरेक्ट गुना, फिर इसके बीच वाले के आधे की गुना, कितना आ जाएगा 168। ऐसे ही नीचे देखेंगे 28 तिया, 28 तिया करेंगे पहले तो 112, फिर 28 का आधा 14, 14 थी 42, 14 थी और 28 का आधा 14, 14 थी 42, 14 चौका 56। तो ऐसे ही इसका निकाल लेंगे 168 आ गया वहां से। तो और ऐसे ही इसका निकाल लेंगे 126, 14 की 42 करेंगे कितना आ गया 126। ये नियम देखिए कौन सा लग रहा है। पहले तो बीच वाले का आधा करना है। तो बीच वाले का आधा करेंगे आप, तो देखें पहला देखा। पहला देखने के बाद में आप 8 सत्ते 56 और 7 का आधा किया 3.5। तो 8 की 3.5 में गुना करेंगे 27, 28 के समथिंग। कोई नहीं बैठ रहा है ये, तो मिलाना 136। तो बी वाला देखिए जैसे 11 6 का 66, 66 तो एक हो गया। क्या हो गया, 66 तो एक हो गया प्लस 6 गुना 11/2, 2 तिया 6, 11 तिया 33, 66 और 33 कितना हो गया 99, 99। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट। तो ये पैटर्न आपको लगाने होते हैं। ये आकृति दी गई है, ये पूछा है कौन से में निहित है। ये आकृति कौन से में निहित है। तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है, इसमें ये आकृति आपको बनी हुई दिख रही है। ऑप्शन नंबर बी में ये वाली चली गई ऐसे, ये ऐसे आई और ये बनी जो नीचे वाली, ये आकृति इसमें क्या है करेक्ट बनी। नेक्स्ट चलते हैं 53। आपसे पूछा है चार बिंदुओं वाले के विपरीत, चार बिंदुओं वाले के विपरीत, इसके विपरीत आपसे पूछा है। तो ये चार बिंदुओं वाला है, इसके विपरीत आपको बताना है। दोस्तों हम चलेंगे, कॉमन क्या है 5, 5 से 6, 6 से 3, 5 और 3 तो दोनों कॉमन है। तो 6 और 4 एक दूसरे के क्या अपोजिट, अपोजिट। अपोजिट कितना है इसका 6, क्योंकि इसमें 5, इसमें 5, इसमें 3, इसमें भी 3। तो क्या बच गया 4 और इधर 6। बचे हुए क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। इन्होंने ये पूछा है 4 के अपोजिट बताओ 6 और 6 के अपोजिट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसने कि ओ आर बी आई को लिख रहा है एस एच ए यू एन और प्लांट को लिख रहा है एस एम जेड के ओ ई एल यू टी ओ। प्लूटो को आपसे पूछा है। तो इसमें देखिए ओ से एन आया, इधर -1, ये क्रॉस वाला चला हुआ है, इसमें -1 हो रहा है समय। टी से इधर एस -1, आई से एच -1, बी से ए -1, आर से ओ, आर से ओ -3 और इधर आया तो -1।
ऐसे नेक्स्ट देखेंगे क्यों है वो क्यों, तो -1 है सभी में, और क्रॉस में चल रहा है -1, क्रॉस में चल रहा है -1, फ्लूट होकर निकालना है। पी से -1 करेंगे ओ किस में है, बाद में केवल ई के ऑप्शन में है, इसी से ही पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 56। इस पर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। 56 में आपको बताया गया है ये पांच, इसमें क्या दिए हैं, प्रतीक दिए हैं पांच, तो आंसर में भी क्या है, सभी में पांच ही है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हो क्या रहा है। आप चले, आपने ये वाली आकृति देखी है, यहाँ है पहली में, दूसरी में कहाँ, यहाँ, तीसरी में यहाँ, चौथी में फिर यहाँ आ गई, तो पांचवी में ये कहाँ पे दिखाई देगी आपको दोस्तों, पांचवी में कहाँ पे दिखाई देगी, वो इसी के अकॉर्डिंग घूम रहा है सर्कुलेशन के, इसके अकॉर्डिंग घूम रहा है सर्कुलेशन के, और इससे कुछ पता भी नहीं चल रहा है सब में इसमें बनी हुई है ये सब में, लेकिन एक ऑप्शन आपका सी यहाँ से कट रहा है, क्योंकि इसने ये क्या कर दिया है, घुमा दिया है, लेकिन घूमी को इसने ऐसी की ऐसी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट ये बिंदु सेम है, ये बिंदु भी क्या है सेम, ये बिंदु भी क्या है सेम, तो इनसे तो पता चल ही रहा है, एक से और पता चल जाएगा। अब तो ये देखेंगे सिग्मा, ये कहीं भी उल्टा नहीं होना है, इसमें क्या हुआ ये उल्टा कर दिया, ये नहीं, तो सीधा होना है दोनों में। अब बचा खेल डब्लू का, अब किसका बचा खेल, एम का, तो दोस्तों एम है उल्टा होगा नहीं, डब्लू बनेगा नहीं, इसका एम ही रहेगा, तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका, राइट। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। पांच के विपरीत बताना है, पांच के विपरीत, पांच के विपरीत निकालेंगे, चार कॉमन है, चार कॉमन है, चार से चले छः, छः से चले दो, चार से चले पाँच, तो छः का अपोजिट क्या हुआ पाँच, पाँच का अपोजिट क्या हुआ छः, छः का अपोजिट पाँच, पाँच का अपोजिट छः। नेक्स्ट देखेंगे, वही चिन्ह बदलने वाला आ गया, चिन्ह बदलने वाला करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे भाग, भाग बाद में भाग, अगर आप बाद में करेंगे तो ये 16, आठ दूनी 16 कट जाएगा, लेकिन अगर आप शुरू में ही देखेंगे, आठ को एक से भाग देंगे आठ आएगा, इतना थोड़ा सा वो भी, ठीक है। ऐसे तीसरे में रखेंगे तो दो से देंगे वो भी हो जाएगा, तो पहला रखेंगे, जब आप पहला रखेंगे, पहला रखिए, दिखाया गया है 8 गुना 1 + 4 गुना 2 - 16 भाग 2 इक्वल टू 8 लाना है, तो 8 एकम 8, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 से 16 को भाग दिया 8, इक्वल टू भी क्या लाना है 8, तो इस 8 से ये 8 माइनस, और ये 8 बराबर 8, LHS बराबर RHS, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ आपका राइट। तो दोस्तों ये आपका ई है, तो ई कैसे बनेगा आपका, इधर से है ये, ई किधर से है इधर से, तो यहाँ पे आके किससे बन जाएगा इधर से, कहाँ से बन जाएगा इधर से बन जाएगा ये आपका, बस ये ऐसे हो जाएगा ये ऐसे बन जाएगा ये। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो उल्टा कर दिया इन्होंने, ई ऐसे तो होना ही है, ये तीन चाहिए ये वाले, ठीक है। अब बी, बी का क्या होगा, बी ऐसे आ जाएगा, बी कैसे आ जाएगा ऐसे, डी थोड़ी ना बन जाएगा बी का, ये भी कट गया, ये डी भी कट गया, ये क्या है बी, बी ये उल्टा नहीं होगा, ये डी की तरह बनेगा, या तो सी हो सकता है, दो है, दो का ठीक है, के भी ठीक है, जी है, जी भी ठीक है, सेवन, सेवन ठीक है आपका, जी ठीक है, के ठीक है, दो वाला देख लेंगे, दो एकदम इसने ऐसे ही बना है, क्या कर दिया इसने उल्टा करके बना रहे, तो ऑप्शन सी है क्या है इसमें राइट। और यार कुछ सभी वाला जो आपने अभी देखे थे, कुछ का मतलब क्या होता है 50, कुछ को आप क्या मानते हैं 50, कुछ के लिए 50, इधर हमेशा 50, इधर सभी के लिए 100। बैग, बैग पैक क्या है आपका कॉमन है, ये वाला बैग पैक है, तो चिट्ठी आपकी काम कर रही है, ठीक है। कुछ लगेज बैग हैं, कुछ लगेज, लगेज क्या है बैग, लगेज बैग पैक है, बैग पैक से बैग पैक और बैग भी जा सकते हैं, तो राइट। कुछ लगेज बैग पैक हैं, कुछ लगेज बैग पैक भी हैं, तो ये भी क्या है राइट, दोनों आपके क्या हो गए राइट, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 61।
61 में देखते हैं दोस्तों, ये आकृति बतानी है आपको किस में करनी है। दोस्तों आप चलेंगे, आपको बी में डायरेक्ट ये चीज दिख रही है, ये आकृति चलिए ऐसे 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 ये ऐसे आ गई त्रिभुज की वजह से, ऐसे ये बनी हुई है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट चलते हैं 62। बोट को ये लिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पीछे से चला, पीछे से अगर चला +4 +4 +4 +4, तो ऐसे ई में +4 आई, ई में +4 आई, ये कट गया। फिर आई में +4, एम में +4 क्यू, आई में +4, 9 और 4 13, 13 पे क्या आता है एम आपका, 13 पे क्या आता है एम, यहाँ है एम है, ये भी कट गया। और ये टी में +4 आपका आ जाएगा एक्स, टी में +4, टी में +4, तो एक्स आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 63। ये दर्पण वाला आ गया, क्या आ गया आपका, दर्पण आ गया है। दर्पण का देखेंगे एक बार फिर से, दिख रहा है ना, ठीक है। दर्पण में पी, सबसे पहले क्या है पी, ये ऐसे बना हुआ है, पी अगर ऐसे है तो ये ऐसे आ जाएगा बस, ठीक है। क्यों है तो क्यों ऐसे हो जाएगा, ऐसे कौन से में हो रहा है, ए में हो रहा है, बी में तो उल्टा हो गया, ये तो है, इसमें भी उल्टा हो गया। फिर फोर है, फोर ऐसे बना हुआ है तो इसमें ऐसे बन जाएगा बस, इसमें ऐसे बन जाएगा तो इसमें उल्टा ही हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ आपका राइट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ राइट। सीरीज देखेंगे, 71, 213, 639, 1971, 5751, तो 71 से 213 हुआ, तो गुना 3, 3 गुना, इससे यहाँ पे गए 3 गुना, इससे यहाँ पे 3 गुना, तो आप भी 5751 का कितना कर देंगे 3 गुना, 3 एकम 3, तो ये नहीं बाद में 9 है, 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 का 5 का, 5 का कौन सा बीच में 4 है, दाएं तरफ 5, 17,253, 17,253 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 65। अच्छा मैं आगे चला गया ये ज़्यादा। अच्छा इसमें दी गई आकृति में वर्ग बताने हैं, वर्ग कितने हैं। दोस्तों वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग स्क्वायर निकालते हैं, ये 3 3 वाले हैं, कितने खन्ने हुए इसमें 3, एक, एक, दो, 3, तो वर्ग निकालने 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 2 का 4, 1 का 1, 9 4 13 और 1 14, 14 तो हो गया आपके सिंपली सिंपली। फिर चलेंगे आप लोग 14 के बाद, 14 के बाद देखेंगे दो ये रहे अंदर, एक दो, दो दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, दो 12, दो 14, दो 16, दो 18, 18 और 14 ये कितने हो गए 32, 18 और 14 कितने हो गए 32, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितने बार गए इसमें 32। 66 देख लेते हैं, ये आकृति कहाँ पे बनी हुई है। ये आकृति आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में, सीधे सीधे आपको ये दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए में आप देख भी सकते हैं, ये आकृति आपको ए में बिल्कुल सीधे सीधे यहाँ पे ये दिखाई, अंतर्निहित आकृति बोलते हैं इन्हें। ये देख लेते हैं 67। दोस्तों सबसे पहले इन्हें क्या करते हैं, गिन लेते हैं इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 है, तो या तो 4 4 के बनेंगे या 5 5 के। तो आप देखेंगे एक चीज देखेंगे आप, सी के बाद क्या आ रहा है डब्लू, सी के बाद क्या आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे देखिए, सी के बाद डब्लू, यहाँ सी के बाद क्या आएगा डब्लू आएगा, सी के बाद क्या आएगा डब्लू, और ई के बाद आर आएगा, क्योंकि आप ऑप्शनों से भी देख सकते हैं, ई के बाद आर आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है, आर के बाद क्या आएगा सी,
सभी में है सी तक। तो फिर सी के बाद ई आ रहा है, यहाँ पे क्या है ई। ई के बाद थोड़ा चेंज है, टी आएगा या आर आएगा। अब आप देखिए सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई, यहाँ क्या आएगा ई, सी डब्ल्यू ई, सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बीच में आकर के पूछिए आपसे कौन सी आएगी। बीच में आकर के आप लोग बताएंगे इसमें 68 में। तो भैया आकर के सब में सेम बनी हुई है, बस आपको ही देखना है। अभी देखो ये गोला यहाँ था, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आ रहा है। आमने सामने बोले हैं, आमने सामने बोले, आमने सामने बोले, आमने सामने बोले, आमने सामने, तो आमने सामने बोले होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है एक साथ, ये तो है नहीं। यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक साथ, तो ये भी नहीं। आमने सामने या तो ए में है या सी में, ठीक। उसके बाद देखेंगे आप, ये आपने देखा ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये वाला आपने देखा, ये वाला ऐसे अलग हो जाएगा, तो ये हो गया 69। 216, 334, बीच में डैश। यहाँ पे पूछा है क्या, 216, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब +1, 343 +1, 300, 5 की क्यूब +1, 4 की क्यूब +1। दोस्तों 6 7, 6 7 4 5, 4 का वर्ग, 4 की क्यूब आ जाएगा, 4 की क्यूब। तो 4 की क्यूब कितना होता है 64, 4 की क्यूब 64। 70 इसमें अंतर्निहित आकृति बताएंगे, अंतर्निहित आकृति। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट आपको ये आकृति दिखाई दे रही है, अंतर्निहित आकृति बोल देते हैं, या इसे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। 71, इसमें चिन्ह चेंज करने हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर बी रखेंगे तो देखो 14, भाग और गुना आपस में चेंज होने हैं, तो 14 गुना की जगह भाग, 2 गुना, भाग की जगह गुना, 9 -5 +18 = 76 आना चाहिए। तो भाग करेंगे, 14 से 2 को भाग दिया, 7 7 और 9 63, 63 और 18 आपके हो जाते हैं 81, 81 में से 5 चले गए, आपके हो गए 76। कितने हो गए 76, तो दोनों साइड के आ गए आपके 1। फिर ये दर्पण प्रतिबिंब वाला आ गया आपका, दो क्या है, दो सब में सेम है। फिर उसके बाद कैप भी सेम है। तीसरे पर क्या है परसेंटेज, यहाँ दे दिया डॉलर, तो काट लो। डॉलर के बाद क्या है आपका, परसेंटेज के बाद क्या है आपका डॉलर, यहाँ दे दिया @ ये भी काट लो। फिर ठीक है, एच आ गया, एच के बाद ई है आपका, यहाँ दे दिया एफ, तो ये भी काट लो। तो ऑप्शन नंबर क्या बच गया आपका सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट। ऐसे इसे देखेंगे आप, दो है, फिर ए है, ए, ए उल्टा तो होगा नहीं, तो ये तो कट जाएगा। बी ऑप्शन तो आपका क्या हुआ, कट गया। बी ऑप्शन आपका खत्म हो गया वहां से। ए बी में आपको काट के दिखा देता हूँ खत्म करके, यहीं पे क्योंकि ये उत्तर नहीं है। तो देखेंगे आप, 6 उल्टा कर दिया इसने, उल्टा थोड़ी ना होगा वो, उल्टा नहीं होता है, नजदीक पास वाला सिस्टम होता है इसमें। और इसमें भी देखो आपको सी में भी दिखाई दे रहा है, सी में ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट। इसे बताएंगे 6 अंक हैं सभी में, 2 2 4 5 5 है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है चेंज भी हो रही है, ए ए ए सभी में है, ए यहाँ था, अगली बार यहाँ पहुँचा, अगली बार यहाँ पहुँचा, अगली बार नीचे पहुँचा, फिर आपका यहाँ पहुँचा। तो अब की बार ये देखेंगे यहाँ पर कहाँ जाएगा, फिर से नहीं पहुँचा।
कहाँ था, एकदम नीचे। तो इसमें डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कहना है आपका यहीं आना है। ये तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। 6 दोस्त बैठे हैं सर्किल में, और वो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 6 दोस्तों का। कहता है फरीन, पूजा, ऋचा, सोनिका, वाणी, कन्या वर्ताकार मेजे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। फरीन पूजा और ऋचा दोनों की निकटतम पड़ोसी है। फरीन जो है पूजा और ऋचा की निकटतम पड़ोसी है, तो इसे बीच में रखेंगे फरीन को। फिर बताया कन्हैया, सोनिया और ऋचा दोनों की निकटतम पड़ोसी है। ऋचा और सोनिका की पड़ोसी कन्हैया, ठीक है। कन्हैया के बाएं ओर कौन बैठा है, तो कन्हैया के बाएं ओर कौन है, सोनी। कन्हैया के बाएं ओर कौन है, सोनी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन आपके आगे हैं, मैथ देखेंगे। आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर एक्स के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। कोई भी वैध मत नहीं है। आर के पक्षों में कुल मतों का कितने प्रतिशत दोनों को पूर्णांक में प्राप्त हुए। तो इसका देखेंगे, इतना हार्ड नहीं है। आपको पता है 1/4 मत का मतलब होता है कि 100 मत पड़े तो उसका चौथा हिस्सा मतलब 25। तो टोटल जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिल गए, 125। कितने मिल गए, 125। तो हारने वाले को कितने मिले, 100। टोटल मत कितने हो गए, 225। टोटल मत कितने हो गए, 225। तो 225 में से कितने मिले जीतने वाले को, जीतने वाले का परसेंटेज पूछा 125, तो 100। 25 से काटेंगे, 25×5 125, 25×225, 500/9। 500 को 9 से अगर हम भाग दें, 500 को 9 से भाग दें, 9×5 45, 50 बचा। फिर वही 9×5 45, 55 पॉइंट समथिंग। 55 पॉइंट समथिंग इसका क्या आ रहा है आपका उत्तर। तो वो देख लेंगे आप, 55 पॉइंट समथिंग किसमें है, ऑप्शन नंबर 55 पॉइंट समथिंग है ए में। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। आरोही क्रम बोलते हैं हम बढ़ता हुआ क्रम, पी क्यू आर एस। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 30 है। पहली 3 का पी क्यू आर का गुणनफल 30, और अंतिम 3 का गुणनफल 165 है। क्यू आर एक्स 165। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू। तो आप निकाल लेंगे, इनका रेशियो निकालना हमने। तो रेशियो निकाल लेंगे, जब रेशियो में क्या हो जाएगा भाई, क्यू कॉमन है, क्यू कट गया, आर कॉमन है, आर कट गया, तो एक्स बटे पी बचा। एक्स बटे पी कितना बचा, 15×2 30, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 11/2। एक्स की वैल्यू 2, पी की वैल्यू, ओ एक्स की वैल्यू 11, पी की वैल्यू 2। अब समीकरण 1 में अगर पी से भाग दे दें, तो क्यू आर बचा। क्यू आर से निकाल लेंगे तो पी की वैल्यू क्या है, 2। क्यू आर बराबर 15, क्यू आर बराबर 15, क्यू आर बराबर 15, तो क्यू बराबर 3, आर बराबर 5। पी क्यू आर 2, 3, 5, 2, 3, 5 हो गया। और लास्ट की संख्या आपसे पूछिए 2, 3, 5 और 11। क्या है, 2, 3, 5 और 11। तो उत्तर आ जाएगा इसका आपका, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या उनमें कौन सी है, 11। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे आप, ऑप्शन नंबर डी। 68 देखते हैं। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों और 3 वर्षों के लिए इतने रुपए हो जाती है। ब्याज की दर 12,260 से 12,883 रुपये हो जाते हैं। परसेंटेज निकाल लेंगे बस। क्या करना है इसमें, परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितने बड़े, कितने बड़े भाई, तो आप बताओगे। इसमें बढ़े आपके, इन्हें जब आप घटाएंगे, 3 से ये चला गया, 3 बचा, कितना बचा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ बचा आपका 3, 7 से 1, 613, बढ़ रही किस पे, 1260 पे, 12,260। परसेंटेज वैल्यू 100, जीरो से काट दिया आपने, जीरो, जीरो से कट गया आपका जीरो। 613 दूनी 226, और 2 से कट्टा 10 को 5, कितने परसेंट आई आपकी परसेंटेज, 5%। तो आप बता देंगे परसेंटेज कितनी थी आपकी, 5%। ऑप्शन नंबर कितने परसेंट आया, 5%।
नेक्स्ट देखेंगे, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य इतने रुपए हो तो छूट बताएं। ये क्या है, 90% की वैल्यू। 90% इजकल टू कितना दिया आपको, 6750। तो एक यूनिट आ गई 75 और हमने दी है 10 यूनिट। एक यूनिट 75, 10 यूनिट कितने को बता रही है, 750। 10 यूनिट कितने, 750, 750। 80 देख लेते हैं। एक दुकानदार दो वस्तु प्रति एक को 840 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो पहली वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित करता है, दूसरे पर 20% की हानि। उसे कुल क्या प्राप्त होता है, हानि या लाभ। प्लस प्लस माइनस माइनस, 20 से 20 कट गया, दो दूनी चार, 4% की हानि। दो दूनी चार, वो नहीं करता, प्लस 20%, माइनस 20%, प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 20, 20 गुना 20। और फिर जो आपको निकाल लेते हैं 20 गुना 20 करके, और नीचे बटे में क्या रख देते हैं, 100। नीचे बटे में क्या रख देते हैं, 100। तो 20 से 20 खत्म। 20 से 20 खत्म होने के बाद में क्या हुआ आपका, तो जब 20 से 20 खत्म हो गया आपका, तो उसके बाद जब आप देखेंगे आपको दिखाई देगा वहां पे 20 गुना 20 बच गया। 20 गुना 20 कितना होता है, 400। तो 400 को जब हम भाग देंगे, 400 को जब हम भाग देंगे तो आपको दिखाई देगा, 100 से जब भाग देंगे कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। तो 4% की क्या हुई आपकी वहां पे, हानि। 4% की हुई आपकी हानि। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें, कितने परसेंट की हानि हो रही है, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको कितना करा आपने अभी, नेक्स्ट चलते हैं 81। 80 का कितना आ गया, 4% हानि। 81 पे चलते हैं, इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले कहाँ से सोल्व करेंगे इसे, दोस्तों आप ऊपर भी सोल्व कर सकते हैं, नीचे भी। दोस्तों देखेंगे हमने क्या किया, नीचे वाला 7 और 3 का इनका एलसीएम लिया। ठीक है, इन 7 और 3 का एलसीएम लिया, 7 3 का एलसीएम आ गया आपका 21। 21 करने को यहाँ 3 की गुना तो 6 18, यहाँ पे 21 करने के 7 की गुना 7, 7 दूनी 14। 21 और 14 कितने हो गए आपके, 18 और 14 आपके कितने हो गए, 32/21। ये क्या लिख देंगे, 32/21। ऐसे इसे सोल्व करेंगे, 6 और 20 का एलसीएम लिया। 6 और 20 का एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 60। 60 करने को यहाँ पे 10 की गुना तो 10 एकम 10, यहाँ पे 3 की गुना 3 3 9, तो 1/7। कितना आया, 1/7। 60 आपका ऊपर पहुंच गया। तो आप करेंगे 21 से, हम काटा हमने 3 से, तो 3 सत्ते 21, 3 से काटा ये 20। 32 गुना 20 होते हैं 640। 640/7। 62 का आ गया 640/7। 640/7। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 82। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में आपकी, जो बताया उसने, 1725 रुपये, 5 वर्षों में 1875 रुपये हो जाती है। तो आप देखेंगे, अगर आप 3 वर्षों में 1875, 5 में, 3 में 1725, तो 2 वर्षों में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 150 रुपये। तो 1 वर्ष में 75, तो 3 वर्षों में कितना पड़ा होगा, 225। 3 वर्षों का था कितना, 1725। 1725 में 225 चले गए तो मूलधन कितना आया आपका निकल के, 1500 रुपये। 1500 रुपये था मूलधन। 75 रुपये का ब्याज मिल रहा है हर साल। तो दर पूछा है, क्या पूछिए आपसे, दर पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, दर, रेट परसेंट। तो रेट परसेंट निकाल देंगे, SI बराबर PRT/100। 325 रुपये कितने में, 1500 रुपये में, R% निकालना है। तो अब यहाँ से काटेंगे, 3 से काटा हमने 75, 75 से काटा ये हमने 20 बार, और 20 पंजे 100, तो कितने परसेंट आया, 5%। रेशियो क्या आया आपका, दर परसेंट कितने परसेंट निकल के आया आपका, यह आया आपका 5%। एक वस्तु की कीमत 225 से बढ़कर 250 होगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 225 से 250, 225 से 250, तो कितने परसेंट बढ़ी, 25%। कितने बढ़ी, 25। किससे बढ़ी, 225 से। तो 25 से कम 25, 25 नहीं 225, 1/9। 1/9% को बोलते हैं हम 11 सही 1/9।
9% या 11.11%, 11.11%। नेक्स्ट चलते हैं 84। यदि 10 संख्याओं का औसत 625 और 25 संख्याओं का औसत 100 है, 10 का 625, 25 का 100 है, तो 35 संख्याओं का औसत बताना है आपसे। तो करेंगे 10 संख्याओं का औसत 625, तो टोटल योग कितना हो गया 6250। 25 संख्याओं का 100 है तो 25 का 2500, टोटल हो गया 6250 और 2500 8750। 8750 को 35 से भाग देंगे तो कितना आ गया 250। ये आपका औसत निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 85। रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये ए 1 मिनट, ये आपका ए है, ये बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है। ए से चलना शुरू करा 7 बजे, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ठीक है, बी की ओर चलना शुरू करती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहाँ से चली, इतने ये 8 बजे चलना शुरू करेगी, 7 से 8 20 किलोमीटर चल देगी। अब दूरी बचेगी इनके बीच में 80 किलोमीटर। कितनी 80 किलोमीटर। और दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी और 25 किलोमीटर की चाल से एक ही ओर आगे बढ़ती है। वे किस समय पर मिलेंगे? तो दोस्तों इन दोनों के बीच जो आप समय देखेंगे वो 80 बचा, दोनों की चाल कितनी 45। तो आप निकाल लेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 80 किलोमीटर और चाल कितनी दोनों की, एक की 20 एक की 25 45। तो आपने 5 से काटा, 5 नहीं 45 16। तो ये आ गया 1 घंटे बाद और 45 मिनट। कितना 1 घंटा और 45 मिनट या 47 मिनट के समथिंग। तो 9:47 इज द राइट आंसर। 86। एक काम को 16 दिन में, बीसवीं काम को 26 दिन में, दोनों मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लगे? तो 16 और 26 का एलसीएम निकाल लेंगे। 16 और 26 का एलसीएम कितना आ गया 208। 16 और 26 का एलसीएम निकाल लेंगे 208। 16 से 208 13 बार, 26 से 208 8 बार। तो टोटल काम कितना हो रहा है 13 और 8 21। टोटल काम हो रहा है 21। कराना कितना है 208। तो 21 निम्मा भाई 10 तो चल नहीं सकते, 210 21 निम्मा चलेंगे। तो 9 सही 19/21। ऑप्शन नंबर सी 9 सही 19/21। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं जो हैं 6 8 10 है। तो 10 तीनों अलग अलग भुजाएं हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये आपका पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हैं। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 8, आधार कितना है 8, ऊंचाई कितनी है 6। तो 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 8 तिया 24। आपका कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अनुपात इसका मतलब हुआ 7/10.77। 6/5 0.11 सबसे बड़ी भिन्न होगी 1 पॉइंट समथिंग के। ये 0.6 आएगा 0.8। तो दूसरा जो ये है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा भिन्न है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। एक फुटबॉल में 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हवा भरी हुई है। इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी? तो 36 पाई क्यूब जो है हवा भरी हुई है। तो इसकी आपसे पूछा गया है त्रिज्या क्या होगी। फुटबॉल का आयतन है तो 36 पाई। फुटबॉल का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये 36 दिया तो पाई से पाई कट गया आपका, 4 से कटा 4 नहीं 36 और 3 नम 27। आर क्यूब बराबर 27 तो आर बराबर 3। तो त्रिज्या कितनी हुई इसकी 3 त्रिज्या। या फिर आप बोल लेंगे उसमें पूछा है कि कितनी त्रिज्या है तो 3 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन बचा है मैथ का कि यदि 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 603 है तो उनका में से बताना है। में से बताना है तो में से भी क्या होगा, सहभाज्य संख्याओं का में से भी सेम वही होता है 306।
नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर। तो दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग के आते हैं वो 35 मिनट में आपको समझा दिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग में आपका दिल्ली पुलिस का जो 18 तारीख से पेपर होगा उसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, आप जितना इन्हें दिमाग में बैठा लोगे ना इतना ही आपको बेनिफिट होगा पेपर जब आप दोगे। कंप्यूटर का सेशन देख लेते हैं 91। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार के नीचे बटन का आइकन के समूह को क्या कहा जाता है? टूल बार, मेन्यू, स्टेटस बार, डायलॉग बार। तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग में क्या बोलते हैं उसे? टूल बार, उसे बोलते हैं हम टूल बार। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार के नीचे बटन या आइकन के समूह को टूल बार कहा जाता है। यह विभिन्न कार्यों को जल्दी और आसानी से करने के लिए उपयोगी होता है, जैसा कि टेक्स्ट और फॉर्मेट करना, फाइल सेव करना या प्रिंट करना। नेक्स्ट है 92। नेट BIOS का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन नेट बाइनरी इनस्लेस आउटपुट सिस्टम, नेटवर्किंग बाइनरी इनपुट या आउटपुट सिस्टम, नेटवर्क बेस्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम, और डी ऑप्शन नेटवर्क बेस्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, NET से होता है नेटवर्क, बी से होता है बेसिक। नेटवर्क बेसिक, बेस नहीं होता, नेटवर्क बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट और एस से सिस्टम। नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नेटवर्क बेसिस इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही आपका होता है। ये आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग नेटवर्क में संचार के लिए किया जाता है। MS Excel 365 में रिबन टेक्स्ट में पंक्तियाँ रो ऐड करने का विकल्प होता है। होम से एडिट की तरफ, होम से इंसर्ट की तरफ, होम से फाइल, होम से फॉर्मेट। तो दोस्तों 93 का जो देखेंगे आप, 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेट से जो आप पंक्तियों से रो ऐड करते हैं वो होम से इंसर्ट की तरफ जब चलेंगे तो उसी से होता है। रो और कॉलम्स जोड़ने के लिए होता है। जब आप इस टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट शीट कॉलम्स का ऑप्शन दिखाई देता है जिनमें पंक्तियाँ और स्तंभ जोड़ सकते हैं। होम एडिट में कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन मिलता है। होम फाइल में फाइल को सेव, ओपन और प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है। होम फॉर्मेट में इस टैब का उपयोग पंक्तियों या स्तंभों के आकार, फ़ॉन्ट आदि का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट है 94। विंडोज़ 10 में MS वर्ड 365 में फ़ॉन्ट मेन्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज नहीं हो सकता? ए ऑप्शन 13, B 11, C 10 और D 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 13 नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? 9, 10 और 11। MS वर्ड में 305 में फ़ॉन्ट मेन्यू ड्रॉप लिस्ट में जो आपका डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, 13 नहीं होता। तो इसमें ये क्या है आपका सही। नेक्स्ट है 95। इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रक्षेपण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? ए डाक सेवाएं, बी टेलीफोनी सेवाएं, नेक्स्ट इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल, और सी फैक्स मशीन। तो दोस्तों जो ईमेल है वो इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रक्षेपण और प्राप्ति के लिए सामान्यतः इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी का आधार इंटरनेट है जो एक वैश्विक नेटवर्क है, और इसे ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल के माध्यम से उपयोग किया जाता है। ईमेल के निम्न प्रोटोकॉल होते हैं SMTP, POP3 और IMAP। ये क्या है इसके प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं 96। MS वर्ड 365 में पैराग्राफ इंटेंशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+I, I से इटैलिक होता है, Ctrl+M, Ctrl+L, Ctrl+Tab। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+M। पैराग्राफ इंटेंशन को बढ़ाने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की है।
प्रेस करने पर पैराग्राफ का इंटेंट बाईं ओर से बढ़ जाता है, यानी वह पैराग्राफ थोड़ा अंदर की ओर खिसक जाता है, या सॉरी इसके जो पैराग्राफ पे है वो सूची बनाते समय इंटरनेट का बदलाव करना चाहता है। नेक्स्ट देख लेंगे 97 में देखेंगे आप लोग। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है? ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बी एडोब फोटोशॉप, सी गूगल क्रोम और डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसमें किसी भी टाइप का लेखन कार्य किया जा सकता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डेटा एंट्री किया जाता है, जबकि गूगल क्रोम का वेब ब्राउज़र है और एडोब फोटोशॉप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है आपका। 98 इलेक्ट्रॉनिक मेल की मानक संरचना में क्या भाग होता है? हेडर और बॉडी दोनों, केवल हेडर, केवल बॉडी, या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के मानक संरचनाओं का भाग जो होता है हेडर और आपका बॉडी दोनों होता है, ऑप्शन नंबर ए हेडर में क्या होता है? इसमें निम्न मेटा डेटा शामिल होता है। प्रेषक फॉर्म बोलते हैं जिसे, प्राप्तकर्ता टू, विषय सब्जेक्ट, तारीख और समय, टाइम एंड डेट, बॉडीज होते हैं। यह ईमेल का मुख्य भाग होता है। इसमें संदेश का वास्तविक सभी टेक्स्ट, चित्र वगैरह जो होते हैं वो बॉडी में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 99 MS एक्सेल में 365 में जो है वर्कबुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+S क्या होता है? सेव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+S क्या है आपका? सेव। F6 यह सेल चेंज या पेन नेविगेशन के लिए होता है। Ctrl+A इसे पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं। F1 इसे हेल्प करने के लिए प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है 100। इसमें MS Excel 365 में स्प्रेडशीट को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+I, Alt+P, Alt+I, Ctrl+P। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है Ctrl+P। स्प्रेडशीट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, जहां प्रिंट से संबंधित सेटिंग समायोजित की जाती है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया कंप्यूटर का। तो अब इसमें हमारे जो हैं जीके के क्वेश्चन बच गए हैं 50, उन्हें भी हम जल्दी कर लेंगे, ज़्यादा टाइम उनमें नहीं लगाएंगे। थीम को समझते हुए चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों आप कंप्यूटर में देख सकते हैं आपसे MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट में MS वर्ड, MS एक्सेल, इसमें 365 और आपको ईमेल वगैरह से, शॉर्टकट की वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उन चीज़ों पे कंप्यूटर में ध्यान दोगे। कंप्यूटर में आप अगर मेहनत करोगे, अच्छे से ध्यान दोगे, तो 10 से 10 भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर में 50 में से कम 45 के समथिंग अगर हो गए आपके, तो बात आपकी बिल्कुल बन जाएगी। और रीजनिंग में या जीके वगैरह में 30, 35, 40 तक आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करते रहेंगे, ऐसी थीम को समझते चलेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आप जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल जो है आपसे इसमें कुछ नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल आपके लिए फ्री कॉस्ट चल रहा है, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जा रहा है इस चीज़ का। तो दोस्तों आप भी मेहनत को देखिए, आपके लिए लगातार इतनी मेहनत जो की जा रही है। तो इसमें जो है जीके में पहला क्वेश्चन है आपका। पहले क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है? सबसे अधिक तरल संपत्ति क्या है आपकी? ए ऑप्शन सोना, बी भूमि, सी बॉन्ड और डी मुद्रा। तो सबसे ज़्यादा जो तरल संपत्ति है वो क्या है आपकी? करेंसी, जिसे आप मनी, मुद्रा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा को सबसे अधिक तरल संपत्ति माना गया है। तरलता का अर्थ है किसी संपत्ति को कितनी जल्दी और आसानी से नकदी में बदला जा सकता है। मुद्रा जैसे नकदी या बैंक जमा।
सबसे तरल संपत्ति, क्योंकि इसे तुरंत किसी भी सामान सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है। ए ऑप्शन गिरडा नृत्य, बी चक्कारिया कुथू, सी रासलीला और डी घुमुरा। तो दोस्तों रासलीला तो ये आपकी कहाँ पे है, ये मथुरा वगैरह उत्तर प्रदेश की है आपकी रासलीला। तो इसका राइट आंसर क्या है, उड़ीसा में कौन सा नृत्य होता है, घुमुरा। कौन सा नृत्य, घुमुरा, ऑप्शन नंबर डी। घुमुरा एक लोक नृत्य है जो उड़ीसा में किया जाता है। यह नृत्य ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। इसके साथ में क्या बजता है, ढोल और अन्य वाद्य यंत्र। घुमुरा नृत्य सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर होता है। कोई सामाजिक कार्य या धार्मिक कार्य होता है वहाँ पे ये डांस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों नृत्य वगैरह के भी आप क्वेश्चन देख के जाएंगे। नृत्य का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स भी आप थोड़ा बहुत उसमें देख के जाएंगे, इकोनॉमिक्स में नॉर्मल सी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक मूल्यों, व्यवहारिक संबंध और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया। ए ऑप्शन संतुजू, बी कन्फ्यूशियस, सी माओ जेदान और डी लाओसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कन्फ्यूशियस प्राचीन चीन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक शिक्षाएं दी। इनमें से प्रारंभिक संबंधों और सामाजिक नैतिकता पर विशेष ध्यान दिया गया। कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं पर चीन और पूर्वी जो है आपका एशिया के अन्य देशों की संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है। एक ऑप्शन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना, बी कीमतों का निर्धारण की स्वायत्तता, सी औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना, डी लघु उद्योग के लिए माल का अनारक्षण। तो दोस्तों 4 का जो है आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो उदारीकरण है, उदारीकरण के बारे में बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना क्या कहलाता है, उदारीकरण। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लाभ और कमियां दोनों हैं। किसी देश के लिए उदारीकरण की नीति कितनी फ़ायदेमंद होगी यह उस देश की परिस्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है, ए अर्धदैनिक ज्वार भाटा, बी मिश्रित ज्वार भाटा, सी लघु ज्वार भाटा और डी दैनिक ज्वार भाटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 5 का बी मिश्रित ज्वार भाटा। जो आपकी मिक्स्ड टाइड होती है, मिक्स्ड टाइड ज्वार भाटा को क्या बोलते हैं, टाइड। तो जो आपकी मिश्रित होती है, ज्वार की ऊंचाई और समय दोनों में अनियमितताएं जो पाई जाती हैं, इसमें एक ही दिन में आने वाले ज्वार और भाटा की ऊंचाइयों में अंतर। यह ज्वार भाटा मुख्यतः प्रशांत महासागर के तटों पर देखा जाता है, सबसे जो विभिन्नता वाला। अर्धदैनिक ज्वार भाटा सेमी ड्यूरेनल टाइड, इसमें एक दिन में 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार आता है, लगभग समान ऊंचाई रहती है। दैनिक ज्वार भाटा, दैनिक ज्वार भाटा होता है जो प्रतिदिन जो आता रहता है, उच्च और निम्न ज्वार बार बार आते रहते हैं। लघु ज्वार यह कोई मानक ज्वार भाटा नहीं है, संभवतः यह किसी स्थानीय या भ्रामक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक आपका 1916 में कौन सा समझौता हुआ था, लाहौर, दिल्ली, सूरत या लखनऊ। तो दोस्तों 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। इस समझौते ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और ब्रिटिश सरकार से स्वायत्तता की मांग को लेकर आगे बढ़ने की पूर्ण भूमिका निभाई। लाहौर समझौता 1931 में हुआ। लाहौर समझौता कब हुआ था आपका, 1931 में, इसे आप ध्यान रखेंगे। लाहौर समझौता 1931 में हुआ था आपका। दिल्ली समझौता कोई ऐतिहासिक समझौता नहीं है तथा सूरत समझौता 1907 में हुआ था। सूरत समझौता 1907 दल बदल जो आपके जो गठन बन रहे थे उन्हीं के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्लेटी हेलमिंथेनीज में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं,
ए ऑप्शन अनिश्चित, बी 2, सी 1, डी 3। तो इसमें जो छिद्र होते हैं आपके कितने हैं? 1। इसे हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म्स, या आप दूसरा वर्ड देखोगे अपूर्ण पाचन तंत्र बोलते हैं इसे, अपूर्ण पाचन तंत्र, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें केवल एक ही छिद्र मूत्र मुख पाया जाता है। यह छिद्र भोजन ग्रहण करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 18वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया था और डैश नामक एक अनुष्ठान किया था। राजसूय यज्ञ, देवयज्ञ, हिरण्य या गर्भयज्ञ या अश्वमेध यज्ञ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिरण्य गर्भ यज्ञ। ये आपका था 18वीं शताब्दी में दंतीदुर्ग ने। दंतीदुर्ग कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंतीदुर्ग, उन्होंने ही क्या किया था? ये 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख जो दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपत्य को पद से हटाया था और एक हिरण्य गर्भ यज्ञ नामक का एक अनुष्ठान करवाया था। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपत्य को पद से हटाकर सत्ता स्थापित करने के लिए और धार्मिक मान्यता देने थी। राजसूय यज्ञ की बात करें, इन्होंने बताया इसमें क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किसने किया था? ए ऑप्शन किरण रिजिजू जी, बी नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट नीतीश प्रमाणिक और डी अनुराग ठाकुर। दोस्तों 36वें जो ओलंपिक आपके हुए थे, इनका आयोजन श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम जो है आपके, ये इन्होंने किया था 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में किया था। यह आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों 23 का पेपर था, 22 का क्वेश्चन था। तो आपसे यही जो आपसे पिछले 2-4 महीने में या पिछले साल 6 महीने में जो आपके करंट में जो गेम वगैरह हुए हैं, उनका क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वो भी थीम आप ध्यान रखेंगे, वो चीज़ आपको पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन डैश द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा। तो जो आकस्मिकता जो निधि होती है उस पर कौन संचालन करता है? उसका राष्ट्रपति। जो आपको फंड वगैरह होता है संचालन राष्ट्रपति द्वारा। ये निधि जो है आर्टिकल 267 के तहत स्थापित की गई। इस निधि का उपयोग अचानक और अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस निधि से किया गया कोई भी व्यय संसद की अनुमति से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? नंबर ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी बजाज ऑटो लिमिटेड, सी कायर उद्योग और डी डाबर उद्योग। तो सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत जो है कायर उद्योग आता है आपका। कि उद्योग सहकारी सभ्यता सिद्धांतों पर आधारित है। स्वामित्व से मिलकर बनने वाली कोयर इंडस्ट्री जो है आपकी, ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में संगठित रूप से संचालित है। यह नारियलों के रेशों से उत्पादन बनाने वाला एक प्रमुख कुटीर उद्योग है कायर उद्योग। इससे क्या बनता है? नारियल के जो रेशे होते हैं इससे उत्पाद बनाने वाले एक। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप समझते हुए चलेंगे और हमारे चैनल को आप जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसी नहीं है आप एक सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, और हमारी वीडियो को आप शेयर भी कर देंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, सारा देखना है आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पता कि बार वही क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए।
या आपसे 13वां पूछ लिया जाए, कौन सा क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल थीम से आपसे पूछे जाएंगे तो आप इन्हें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, तीसरी नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप T20 चैंपियनशिप किसने जीता है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो दोस्तों ये तीसरा जो T20 हुआ था नेत्रहीन होगा, ये जीता था ऑप्शन नंबर बी भारत ने, तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप। ये आपका 2022 में हुआ था 17 दिसंबर को। ये 1 साल पहला करंट आपसे पूछा गया था, तो ऐसे आपसे पूछ लेते हैं आप IPL वगैरह का, जो अभी 2025 में IPL हुए थे, महिला T20 विश्व कप, पुरुष T20 विश्व कप, टेस्ट क्रिकेट, ये सभी क्रिकेट इवेंट भी आप देख लेंगे। 26 जनवरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था किसे? रामपुरवा का एकल बैल शीर्ष, ये तो था नहीं। लोरिया नंदलाल का एकल शीर्ष, ये भी नहीं था। रामपुरवा का सारनाथ का सिंह स्तंभ, ये अपनाया था। प्रतीक कौन सा है हमारा? सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा प्रसिद्ध स्तूपों में से एक है। इसमें 4 सिंह चारों दिशाओं में है, 4 शेर हैं चारों दिशाओं में, जो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। नेक्स्ट चलते हैं 14 को। अजैविकों के बारे में बताना है, कौन सा दावा गलत है? ऑप्शन, पारिस्थितिक तंत्र के अजीव घटक कभी भी जीवित नहीं थे। ये बिल्कुल बात क्या है आपकी? सही है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के अजीव घटक कभी भी जीवित नहीं थे। जो अजीव थे वो जीवित कैसे हो जाएंगे? जैसे कोई मेज कुर्सी वगैरह है तो वो कैसे रहेंगे? अजीव ही रहेंगे। जल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है, बिल्कुल जल है, ये भी बात सही है। डी ऑप्शन है, वे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। सी ऑप्शन है, वे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक है। जीवित घटक नहीं हो सकते, अजैव जीवित घटक कैसे हो जाएंगे? अजीवित घटक हैं वो तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका यहाँ पे? राइट। अजैव के बारे में ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? राइट है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? ए, पिघली हुई मोम की ढलाई, हाथी दांत की नक्काशी, पत्थर की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी। तो 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पिघली हुई मोम की ढलाई। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए पिघली हुई मोम की ढलाई या लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग किया जाता था। इस विधि में पहले मोम से आकृति बनाई जाती थी, फिर उस मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी, तब इसे गर्म किया जाता है, जिससे मोम पिघलने पर बाहर निकल जाता था और उसकी जगह पिघला हुआ धातु जैसे कांस्य डाल दिया जाता था। नेक्स्ट 16 नंबर। पंडित एस बालेश भजंत्री एक कलाकार है, किस चीज़ के? सरोद वादक थे, शहनाई वादक, सितार या संतूर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये एक शहनाई वादक थे। बालेश भजंत्री भारत के एक प्रसिद्ध शहनाई वादक। इन्होंने शहनाई की परंपरा को आगे बढ़ाया था और नई ऊंचाइयों पर ले गए थे। सरोद वादक की बात करें, अमजद अली खान सरोद वादक से जुड़े हुए। सितार रविशंकर और विलायत खान। संतूर शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट 17, इसमें पूछा है आपसे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किस में दायर की जा सकती है? ए ऑप्शन, भारत की सीमा के भीतर कोई भी न्यायालय में। बी ऑप्शन, केवल दिल्ली उच्च न्यायालय में। सी ऑप्शन, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। और डी, दोनों, भारत के सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो गया तो उसकी याचिका आप कहाँ डाल सकते हो? केवल सुप्रीम कोर्ट में। केवल कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में भारत के। आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से कोई भी विवाद होता है तो आप उसकी याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, किसी उच्च न्यायालय में नहीं। ये कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? 71 में। 80, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब से शुरू हुई? 2003, 1, 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसमें है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर को शुरू हुई थी। आपकी कब शुरू हुई थी?
25 सितंबर 2001 को। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को रोजगार प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसका क्या था कार्य। 19 पे आगे, राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसकी सहायता से खोला गया था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो दोस्तों राउरकेला किसकी सहायता से है, आपको पता है जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र खोला गया था आपका 1955 में। कब, 1955 में। जर्मनी कंपनी थी क्रूप, कंपनी का नाम था क्रूप और डेमाग। क्रूप और डेमाग जर्मनी की कंपनी, उनकी सहायता से। क्वेश्चन नंबर 20 वही पुस्तक का क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, लाल कृष्ण आडवाणी, वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ये जो है माई कंट्री माई लाइफ आडवाणी जी की पुस्तक है आपकी। किसकी पुस्तक है, आडवाणी जी की पुस्तक। उन्होंने अपने राजनीतिक यात्रा का इसमें विस्तृत विवरण प्रदान किया था। मोरारजी देसाई की आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी है, मोरारजी देसाई। जगजीवन राम की आत्मकथा का नाम है जगजीवन राम ए डिपोजिशन। जगजीवन राम ए डिपोजिशन। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका 21 है, कवाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक प्रमुख लोक नृत्य है। कवाड़ी अट्टम, तो कवाड़ी अट्टम बताएंगे दोस्तों, तमिलनाडु, सिक्किम, केरल, कर्नाटक। तो कवाड़ी अट्टम तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध आपका क्या है, लोक नृत्य है, जो भगवान मुरुगन के लिए होता है। कुआडियट्टम भगवान मुरुगन तमिलनाडु के, उनकी पूजा किया जाता है। यह नृत्य थाईपुसम त्यौहार के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे कवाड़ी सजाया हुआ बाँस ढांचा लेकर नृत्य करते हैं। कुछ नृत्य हैं उन्हें देख लेंगे कहाँ पे। सिक्किम में बनाए जाते हैं मारूनी, तमांग सेला, सिंगी छम। केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम, थुलाल। कथकली, मोहिनीअट्टम, थुलाल। उत्तर प्रदेश में आपका कथक है, कौन सा, कथक। कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश। कर्नाटक में यक्षगान, हट्टारी, सुग्गी। यक्षगान याद रखें, कर्नाटक इम्पोर्टेंट है। गुजरात में गरबा, डांडिया रास। ये आपसे एग्जाम में दिल्ली पुलिस में 100% पूछे जाएंगे। हरियाणा में झूमर नृत्य। असम में बिहू और डोगी, बिहू और डोगी। राजस्थान में घूमर और घूमरा कहाँ है, उड़ीसा में। कालबेलिया राजस्थान। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, कोलट्टम। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 22 नंबर, अकबर के शासन में कितने रैंक देने वाले 29 मनसबदार थे। मनसबदारी प्रणाली लागू की गई। मनसबदारों को जात और सवार रैंक दी जाती थी। अकबर के शासनकाल में 5000 को जात रैंक दी गई। 5000 को जात वाले केवल 59 या 29 मनसबदार थे। 5000 जात वाले कितने थे, 29। 5000 जात वाले 29 थे। किस देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य के रूप में जाना जाता है। किसी भी देश को अंतिम सेवाओं और अंतिम मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो आप इन्हें क्या करेंगे, याद रखेंगे। देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय को किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के रूप में जाना जाता है। यह देश की आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट चलते हैं 24, ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता था। तैयार पूंजीगत माल के लिए स्रोत, बी ऑप्शन केवल कृषि उत्पादकों के लिए एक बाजार, सी ऑप्शन जो था आपका, सी ऑप्शन से आपसे पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित थी। तीसरी, छठी, पांचवी या चौथी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, आप देखेंगे इसका बी,
राइट आंसर आपको इसमें पता चलेगा ऑप्शन नंबर बी में, छठी। ये कौन सी थी आपकी? छठी। तो इसमें देखेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आपका 31 अगस्त 2005 से अपनी छठी रिपोर्ट पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित ई गवर्नेंस की जो थी आपकी वो लॉन्च की थी। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 को आया। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 5 जनवरी। दूसरा जो है आपका 2005 में 31 अगस्त को। नेक्स्ट चलते हैं 26। हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ हैं जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं? 75, 56, 49, 63। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वहाँ पे कितने स्तंभ हैं? 56। हम्पी का जो विट्ठलनाथ मंदिर है उसमें 56 स्तंभ हैं जो संगीत स्वर तंत्र उत्पन्न करते हैं। इन्हें संगीत स्तंभ, म्यूजिक पिल्लर कहा जाता है। जब इन स्तंभों को हल्के से थपथपाया जाता है तो ये अलग अलग संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। इस मंदिर को विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय ने बनवाया था। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की उत्कृष्ट स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं 27 में है आपका, किस भौतिक वैज्ञानिक को विकिरण परिघटना में व्यापक शोध तथा पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है? ए. लाइस मिटनर, बी. रोसलिड फ्रैंकलिन, सी. हेलन क्वीन और डी. मैरी क्यूरी। तो दोस्तों जो मैरी क्यूरी हैं आपकी, ऑप्शन नंबर डी यही क्या है इसका राइट आंसर। मैरी क्यूरी को एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक और रसायनज्ञ थी। इनके पति का नाम था पियरे क्यूरी के साथ मिलकर रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी पर व्यापक शोध इन्होंने किया था। पोलोनियम और रेडियनियम की खोज इन्होंने करी थी। और लाइस पिंडर परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिक्शन में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। फ्रैंकलिन ने डीएनए संरचना पर काम किया था। 28। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए मौलिक कर्तव्य, एकल नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशकता, सहकारी समितियां। तो 28 में आपसे पूछा गया है कि क्या आपके लिए ज़रूरी है। तो सामाजिक कार्य के लिए क्या है? राज्य की नीति निर्देशकता, तो डीपीएसपी ऑप्शन नंबर सी। भाग 4 आर्टिकल 56 से 51 और ये कल्याणकारी राज्य की दिशा में आपको क्या करते हैं? मार्गदर्शन। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51 के में जोड़े गए। 51 के में क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों इसका जो 28 का था सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं 29। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला कहाँ की नृत्यांगना थी या कौन से शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना थी? ओडिसी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और सतरिया। तो दोस्तों ये थी आपकी भरतनाट्यम की। कहाँ की थी? भरतनाट्यम, जो आपका तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। मोहिनीअट्टम, कथकली कहाँ है आपका? केरल में। सतरिया कहाँ है आपका? असम में। और ओडिसी कहाँ है आपका? ओडिशा में। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, इन्हें भरतनाट्य के वाजुवर शैली को लोकप्रिय बनाया। वाजुवरू 1970 में इन्हें ये पुरस्कार मिला और तमिल और हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन 1920-22 के टाइम पे चला आपका। इसमें 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 22 में चौरी चौरा कांड, 25 में चौरी चौरा कांड, 22 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो तो 19 में हुआ था। तो ये तो हो नहीं सकता कि 22 में, और चौरी चौरा कांड 22 में हुआ था। 25 का तो कोई मतलब है नहीं उसका। और ये घटना कब हुई थी? 22 में, चौरी चौरा कांड के बाद 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर के आसपास जो पुलिस के बीच संघर्ष हुआ था, इसमें पुलिस थाने में आग लगा दी थी। 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ घटना से दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। 31।
आर्थिक सुधारों के वित्त मंत्री कौन था उस टाइम पे? तो दोस्तों उस टाइम पे 1991 जब आपका वित्त सुधार हुआ, उस टाइम पे वित्त मंत्री आपसे पूछा है प्रणब मुखर्जी थे, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, विमलम जलाल। दोस्तों उस टाइम पे थे आपके मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री कौन थे आपके? ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह। एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इसी से संबंधित था। प्रारंभिक 32 वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? बृहस्पति, पुरोहित, ग्रामीणी या कुलपा? तो वैदिक समाज में जो परिवार का मुखिया होता था उसे बोलते थे कुलपा। क्या बोलते थे उसे? कुलपा। परिवार के मुखिया को कुलपा कहा जाता था। यह शब्द कुल से बना है। कुल एक परिवार को बोलते हैं कुल, और उसमें पा लगा दिया, या रक्षक, पा होता है रक्षक या मुखिया, तो इसलिए इसका नाम रख दिया कुलपा। चलते हैं 33। कौन सा भोजन एक मुख्य अकार्बनिक स्रोत है? अनाज, मांस, जल, सब्जियां? तो दोस्तों आपको पता है अनाज में भी कार्बन होता है, मांस में भी, सब्जियों में भी। जल क्या है? अकार्बनिक स्रोत है आपका जल। पानी H2O ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से आपका बनता है। ये लवणों के घोलक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये क्या है? अकार्बनिक। नेक्स्ट चलते हैं 34। बास्केटबॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है? बास्केटबॉल के बारे में बताना। प्रत्येक टीम 11 खिलाड़ियों से बनी होती है। इसमें किसी भी समय केवल 7 को ही स्टार्ट में लिया जा सकता है, 11 नहीं। 11 किस में होते हैं? क्रिकेट में आपके। ठीक है, बास्केटबॉल में आपके खिलाड़ी होते हैं 12। इसमें किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में लाने की अनुमति है। 12 में से कितने खेलते हैं? 5। 12 में से कितने खेलते हैं? 5। 12 में से कितने खेलते हैं? 6। बास्केटबॉल में 12 में से 5 खेलते हैं। बास्केटबॉल में 12 में से 5 आपके खेलते हैं। 7 खिलाड़ी आपके रिजर्व होते हैं। 7 खिलाड़ी कहाँ पे होते हैं? आपके रिजर्व में, जिन्हें बदल सकते हैं। 4 क्वार्टर में खेला जाता है। प्रत्येक क्वार्टर 10 से 12 मिनट का होता है। 10 से 12 मिनट। खिलाड़ी फाउल लिमिट तक पहुंचने या कोच के निर्णय पर बदले जाते हैं। फाउल लिमिट, या तो फाउल वगैरह हो जाए खिलाड़ी तब बाहर करें, या कोच के बदलने पर लिए जाते हैं। 35 बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब करी? 1916, 12, 34, 24? तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में की थी, एनी बेसेंट के साथ में मिलकर। इसका केंद्र कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में दक्षिण भारत में अपनी अलग एक होम रूल लीग बनाई थी, जिसका केंद्र मद्रास में उन्होंने बनाया था, चेन्नई में। होम रूल लीग की मांग इन्होंने ही की थी सबसे पहले। नेक्स्ट चलते हैं 36। 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित की गई? ए राजघाट, पुराना किला, संसद भवन, राजपथ? तो 1955 में कहाँ पे हुई थी? राजपथ पे। 1950 से 54 तक अलग अलग स्थानों पर आयोजित की गई थी। 50 से 54 तक परेड अलग अलग स्थानों पर हुई थी शुरू में। और अब कहाँ पे होती है? अब तो लाल किले पर, जैसे राजघाट, लाल किला, रामलीला मैदान, पुराना किला। लेकिन 1955 से इसे राजपथ, अब कर्तव्य पथ पर स्थायी रूप से आयोजित कर दिया। अब कहाँ हो गए? राजपथ मार्ग पर। 37 निचली अदालतें जो हैं आपकी सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य या पूर्ण कार्यालय कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्नलिखित कौन सी रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार पर्चा? तो दोस्तों ये है राइट आंसर ऑप्शन बी, परमादेश। परमादेश होता है हम आदेश देते हैं। उच्च न्यायालय किसे आदेश देता है? अधीनस्थ न्यायालय। परमादेश मैंडेमस एक रिट है जिसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किसी निचली अदालत द्वारा सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक पदाधिकारी को उसके कर्तव्य के विरुद्ध कार्य को सही ढंग से करने के लिए जारी करता है। तब ये जारी हो जाती है कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपनी कानून कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। नेक्स्ट 38 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली के प्रथम पुरस्कार मिला गया? अर्जुन सिंह धुर्वे कथक जो आपका उत्तर प्रदेश में होता है, छऊ, भारतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु में है, बेग्गा जनजाति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बेगा जनजाति नृत्य करते हैं ये।
वर्ष 2022 में अर्जुन सिंह धरवे को बेगा जनजाति नृत्य में योगदान के लिए पुरस्कार सीमित है। बेगा नृत्य मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति आपकी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसे आप ध्यान रखना, जनजाति वगैरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें रीति रिवाज और लोक कथाओं को इन्होंने माध्यम बनाया था। 39 तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी? शाहजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो तानसेन किसके दरबार में थे? आपको सबको पता है, अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी, तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। तानसेन को उनकी असाधारण संगीत प्रतिभा के लिए मुगल सम्राट ने मियाँ की उपाधि दी। तानसेन अकबर के नवरत्नों में भी थे। उनके नाम की प्रसिद्धि मियाँ की तोड़ी और मियाँ का मल्हार, ये हमने ऑफलाइन क्लासों में भी आपको बहुत पढ़ाया है दोस्तों, तो इन चीज़ों का ध्यान देंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जी साइंस वगैरह में फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका चले जाता है। ये सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और जो बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है बचा हुआ, वो भी हो जाएगा आपका ऑफलाइन में। तो आप अभी इन पे ध्यान देंगे, मॉक टेस्ट वगैरह पे। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपको टेस्ट देना है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 40 क्वेश्चन। हरिकेन के बारे में बताना है, सही क्या है हरिकेन? हरिकेन के बारे में पश्चिम प्रशांत महासागर से संबंधित है, हिंद महासागर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से, अटलांटिक महासागर। तो हरिकेन जो है ये मुख्य धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है, आपकी अटलांटिक से। हरिकेन अटलांटिक महासागर की पूर्वी प्रशांत महासागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है। पश्चिम प्रशांत महासागर में इन्हें टाइफून कहा जाता है, हिंद महासागर में साइक्लोन और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 41। कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना। तो दोस्तों इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल, CJI चीफ जस्टिस जो होता है, और 4 अन्य, तो 5 हो गए। बी ऑप्शन, इस प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया है। बिल्कुल ये भी ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति और स्थानांतरण अनुशंसा, हाँ कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है। यह 2007 में आई। ये चीज़ क्या है आपकी? गलत, क्योंकि ये कब आई? 1993 में। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए तीसरे जज केस 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से स्थापित किया गया। इसमें CJI और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर आधारित जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस लिए जोड़ा गया? तो आपसे पूछा है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन बात करें आपातकालीन की या फिर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति 1976 में क्या जोड़े इनसे? मौलिक कर्तव्य। आपके क्या जोड़े स्वर्ण सिंह समिति से? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51A में भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्य और 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 43। कौन सा संगठन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO और अन्य क्षेत्रों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर भारत में अधिकारित निर्धनता आकलन जारी करता है? ए ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक, बी विश्व बैंक, सी नीति आयोग और डी वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों NSSO किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग। किसके अंतर्गत? नीति आयोग के। जो भारत में अधिकारिता निर्धनता का आकलन और निर्धारण करना वर्तमान में है नीति आयोग के द्वारा। पहले ही कहा था प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर कमीशन, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी का ही नाम 2015 में क्या रख दिया? नीति आयोग। दोस्तों हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने दिल्ली पुलिस की बना दी है, उसमें आपको पंचवर्षीय योजनाएं की PDF मिल जाएंगी। पंचवर्षीय योजनाओं से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। NSO के बारे में बढ़े, ये गरीबी रेखा के आंकड़े तय करता है जीवन यापन करने के लिए कि क्या चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 44। पश्चिम घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ाई, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी और जवादी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है आपको अनाईमुड़ी। पश्चिम घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 2695 है, जिसे हम बोलते हैं 8842 फीट। यह केरल में है। अनाईमुड़ी कहाँ पे है? केरल राज्य में स्थित है।
यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दोदा बेटा तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। महेंद्रगिरी ओडिशा में। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंगड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1690 है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अराकू खाड़ी में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था कटक में। 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। भारत सरकार ने 2021 में इस दिन को पराक्रम दिवस, आपसे पूछ लेता है दिवस वगैरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। नेक्स्ट चलते हैं 46। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करो, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे डायरेक्ट आपको दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे थीम पर, इस पर बिल्कुल। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना, बिल्कुल खुश हो जाओगे एकदम। ठीक है दोस्तों, तो हम आपके लिए और एग्ज़ाम के 15, 20, 25 दिन जो बचे हुए ना, इनमें दिल लगा के मेहनत करेंगे। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी आपको दोस्तों। जैसे हम आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं, अब भी ऐसे ही मेहनत करेंगे और अपने रिजल्ट को अच्छा लाएंगे और अपने परिवार को एक सरकारी नौकरी की खुशी देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में कौन सी योजना शुरू की? नंबर ए सर्वोदय योजना, जन योजना, बम्बई योजना, गांधीबाजी योजना। तो दोस्तों 1945 में जो योजना शुरू की गई थी उसका नाम था जन योजना। जन योजना द प्यूपिल प्लान 1945 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें कृषि और उद्योग के सामाजिकीकरण, नेशनलाइजेशन पर विशेष जोर दिया गया था। यह योजना भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित था। मुंबई योजना, मुंबई प्लान 1944 का उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गांधीवादी योजना 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा, गांधीवादी योजना श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा 1944 में। सर्वोदय प्लान 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 47। क्या चलते हैं 47। खो खो मैदान की माप कितनी होती है? 27 गुना 16 मीटर, 28 गुना 15, 29 गुना 16, 30 गुना 15। तो दोस्तों खो खो का मैदान जो होता है आपका 27 गुना 16 मीटर, 27 गुना 16 मीटर होना चाहिए। आयताकार होता है इसका मैदान। कैसा होता है? आयताकार मैदान होता है। 2 मुक्त आयताकार क्षेत्र होते हैं। 16 मीटर और दूसरी भुजा 1.5 मीटर की होती है इसकी। 2 मुक्त क्षेत्रों के बीच में 8 और लेन में विभाजित किया जाता है। इन्हें क्रॉस लेन कहा जाता है, क्रॉस लेन बोलते हैं। क्रॉस लेन जो होती है 35 सेंटीमीटर की होती है आपकी। 2 टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में खो खो में कितने 12-12 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी मैदान में होते हैं, 3 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। 2 पारियां होती हैं, 9-9 मिनट की होती हैं। प्रत्येक खेल का उद्देश्य खिलाड़ियों को टैग करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं 48। दोस्तों 2-3 ही क्वेश्चन बच गए हैं तो इन्हें भी जल्दी से कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आप क्या कर रहे हो, आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो, आप वीडियो को थोड़ा बहुत ही देखते हैं। दोस्तों ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में तभी फ़ायदा होगा जब हर क्वेश्चन को देखोगे, थीम समझोगे, यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। 48। फर्मों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विशेष दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से इस दर्जे का नहीं है? ए महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न, देवरत्न। देवरत्न कुछ नहीं होता है। 3 कंपनियां होती हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न बोलते हैं बड़ी और लाभदायक कंपनियों को, नवरत्न मध्यम समावित वाली जो होती हैं, और मिनी रत्न आपसे अपेक्षाकृत छोटी। 3 तरह की कंपनियां आपको भारत में देखने को मिलती हैं। 49। कामयानी की रचना किसने की? सुमित्रा नंदन पंत, अमृता प्रीतम, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। कामयानी की रचना जो आपकी ये है जयशंकर प्रसाद जी ने। कामयानी पुस्तक जयशंकर प्रसाद जी की है।
हिंदी छायावाद की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव सभ्यता के विकास और भावनाओं का चित्रण किया गया है। कामयानी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। यह 1936 में लिखी गई है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस मॉक टेस्ट का। तो दोस्तों आज से हमने अच्छे से किया है मॉक टेस्ट, आपने देखा भी होगा। हमने रीजनिंग से शुरू किया, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और अब जीएस पूरे बिल्कुल आपके 150 हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। और जो आपका 1.5 घंटा दिया गया है उसी के अंदर 1.5 घंटे के अंदर ही हम इन्हें कंप्लीट भी कर रहे हैं अच्छे से। और मुझे तो आपको समझाना भी पड़ता है। तो दोस्तों आपको दिल्ली पुलिस में टाइम मैनेजमेंट की तो दिक्कत लेनी नहीं है। आपका पेपर जो है 1-1.25 घंटे में हो जाएगा आराम से ही। तो ध्यान देंगे इन चीज़ों पर, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं एक बार, मैं आपको इसका आंसर बता दूं। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये सीपीआई का जो सम्मेलन हुआ था कानपुर में, एम.एन. रॉय द्वारा 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 8 दलों में विभाजित। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर वगैरह की ऐसी ही पढ़ाई करेंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ते रहो वही जो आ रहा है। आपको पता है एमएस वर्ड 365, एमएस एक्सेल 365, ईमेल वगैरह उनके क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो उन्हें ही पढ़ो ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके में डांस वगैरह देखो, त्यौहार वगैरह देखो, पुस्तक वगैरह देखो, हिस्ट्री वगैरह पढ़ो अपना, और क्या इकोनॉमिक्स में मोटा से इकोनॉमिक्स देख लो। और रीजनिंग वगैरह में आपको क्या करना है, रीजनिंग वगैरह में आपको थोड़ा सा नॉन वर्बल वाली ज़्यादा देखनी है, क्योंकि आपने देखा है उसी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, डाइस वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। अब इतना टाइम नहीं है आपके पास में, आप अपना तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल पर ऐसे ही जुड़ा रहिए। आगे तो आपको दिल्ली पुलिस के लिए और बहुत सी चीज़ें हमारे चैनल को देखने को मिलेंगी, आप लगे रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों से, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद में नेक्स्ट। जय हिंद।